ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रीजिंग लिगेंड्स। ब्रीजिंग लिगेंड नाम से पता चल रहा है कि ब्रिज बनाएगा, मतलब किसी दो के बीच में वो फंस जाएगा तो ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आयरन है Fe है ना, भी ये दो आयरन के बीच में एक क्लोरीन है, ये दोनों आयरन के बीच में एक क्लोरीन है। ये क्लोरीन दोनों को ब्रिज, दोनों के बीच में ब्रिज हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, ब्रिज के थ्रू दो नदी को जोड़ दी। एक सड़क इधर एक सड़क इधर है ना, ये ब्रिज के थ्रू जुड़ गया। ब्रिज के थ्रू जुड़ गया, बीच में नाला है। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ब्रिजिंग हो गया। इसीलिए ये कौन है? मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड। आप कहोगे कि वहाँ तो दो कर दिया है डोनेट, है ना। आयरन का क्या होता है? आयरन क्या होता है? Fe3+ ना। हाँ, टोटल कितना क्लोरीन है देखो तो। 6 है ना, तो 2 Fe3+ है तो 6 को क्लोरीन लगेगा। हाँ, अब देखो होता क्या है, ये 3 कंप्लीट बॉन्ड है और ये जो है ना इनकम्प्लीट बॉन्ड है। उसी तरह से ये कंप्लीट बॉन्ड है और ये इनकम्प्लीट बॉन्ड है। समझ गए? इसलिए हम उसको काट दिए बीच से, है ना। होता क्या है कि 3 गो FeCl3 हो गया, है ना। उसके बाद इस पर क्या है? नेगेटिव, इस पर 3 लोन पेयर है, इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड हुआ, 2 2 4 2 6 ही बॉन्ड हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेबल कंपाउंड है FeCl3, लेकिन वो अकेले कभी नहीं रहता है। 2 FeCl3 आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। ऑक्टेट होगा तब ना स्टेबल होगा कंप्लीटली। तो ऑक्टेट कंप्लीट, अब इसके पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इस क्लोरीन के पास 1 2 3 पेयर है ना, तो उस पेयर से खाली अट्रैक्ट हो जाता है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 8 हो गया आपको। लेकिन ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट बॉन्ड है। ऐसा पढ़ोगे आगे जाकर के पी ब्लॉक में, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ तुम लोगों को, सिलेबस में नहीं था, नहीं तो वहाँ इस बॉन्ड को पढ़ाई होती। समझ गए कि नहीं? उसके बाद यहाँ देखो, ये कंप्लीट बॉन्ड FeCl3 हुआ, ये FeCl3 है, FeCl3। इधर देखो ये FeCl3 है, 2 FeCl3 आपस में जुड़ गया, डाइमर हो गया, इसे बोलते हैं डाइमर। 2 ठो FeCl3 आपस में जुड़ गया डाइमर, इनकम्प्लीट बॉन्ड के थ्रू। ये भी इनकम्प्लीट बॉन्ड है, इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज नहीं है उस पर, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है। और इस पर क्या है? 1 2 3 ठो लोन पेयर है, तो नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर, इसलिए पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर में अट्रैक्शन हो गया। उसी तरह से पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर में अट्रैक्शन हो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। तो ये इनकम्प्लीट बॉन्ड हो गया, सिर्फ अट्रैक्ट हो गया, पेयर हो गया, शेयर नहीं। शेयर होता है तो बॉन्ड बन जाता है, इस दोनों के बीच में पेयरिंग हो गया, शेयरिंग नहीं हुआ। इस दोनों के बीच में क्या हुआ? पेयरिंग हो गया, शेयरिंग नहीं हुआ। आगे आवाज सुनो। हाँ, तो ब्रिज का काम कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ NH2 है, ये नाइट्रोजन इस दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन देखो दोनों कोबाल्ट के बीच में घुस गया, ब्रिज का काम कर रहा है। ये ब्रिज लिगेंड हुआ, ये ब्रिज लिगेंड हुआ, यहाँ पर ये ब्रिज लिगेंड हुआ, ये ब्रिज लिगेंड हुआ। हम सेपरेट कर दिए, वो अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। आया बात समझ में? हाँ,
ठीक है, हम लोग न्यू टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर या आयोनाइजेबल स्फीयर भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर। ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रखा हुआ है सेंट्रल एटम अलॉन्ग विथ ये लिगेंड, ये जो सेंट्रल एटम है और उसके साथ ये लिगेंड है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेट स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर, क्योंकि जब इसको हम पानी में डालेंगे ये पूरा एक साथ रहेगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम इसको पानी में डाल देंगे ये टूटेगा, PdNH3 4 इसके ऊपर 2 पॉजिटिव और 2 Cl माइनस। देख रहे पूरा एक साथ है। ये नॉन आयनाइजेबल हुआ कि नहीं? नहीं ना, वो आयनाइज। और ये देखो दो ठो था, दोनों अलग अलग हो गए, 2 Cl माइनस हो गया, 2 क्लोरीन साथ में था, दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आयनाइजेबल पार्ट है ये। और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग सेंट्रल एटम लिखते हैं सराउंडेड बाय लिगेंड, सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय नॉन आयनाइजेबल लिगेंड्स और रिटेन। ठीक है, अंदर क्या लिखा है, इनसाइड लिखा है ना, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट और नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर द पोर्शन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, तो यही पोर्शन है ना, इट इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर और आयनाइजेबल स्फीयर। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट क्या है टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडेड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितना लिगेंड है इसको हम लोग काउंट करके लिख देंगे। ठीक है, अगर वो मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, तो फिर लिगेंड को काउंट करके उसके डोनर एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको पता चलेगा। मतलब जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी से लिगेंड में मल्टीप्लाई कर। डेंटिसिटी पढ़े है ना कि कितना डोनर एटम किसके पास होता है, जितना डोनर एटम होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। चिलेट में पढ़े हैं। इसमें तो खैर Cl है, ये मोनोडेंटेड है, इसमें कितना है लिगेंड, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर निकल के चारों तरफ कितना है, 4 है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही डोनर एटम है इसके पास, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया क्योंकि 4 लिगेंड है। तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितना लिगेंड रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब यहाँ पर COEN3, EN क्या होता है, हाँ, इथिलीन डायमाइन पढ़ाए थे ना उस दिन। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन में कितना डोनर एटम होता है, 2 नाइट्रोजन है उसमें। हाँ, आई बात समझ में। इथिलीन डायमाइन है ना, CH2 NH2 NH2, ये है यही है EN, आगे EN लिखा है यही, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन शॉर्ट में लिखते हैं EN। इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कितना है, 3 है। कितना इथिलीन डायमाइन है, 3। लिगेंड तो 3 ही है, तो कहोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 डोनर एटम है, कितना है, 2 डोनर एटम है ना। इथिलीन एक इथिलीन डायमाइन में 2 डोनर एटम है, यानी एक इथिलीन डायमाइन 2 लिगेंड के बराबर काम कर रहा है, तो 3 इथिलीन डायमाइन 6 लिगेंड के बराबर काम करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होगा, 6। देखने में लगता है 3, लेकिन रियलिटी में 6 का काम कर रहा है। जितना का काम कर रहा है उतना लिखना होगा। देखने में खाली 3 है, वो 6 के बराबर है, क्योंकि एक इथिलीन डायमाइन 2 नाइट्रोजन, उसको एक डोनर एटम, ये 2 डोनर एटम है,
है ना? तो 2 डोनेट करेगा 1 इथिलीन डायमाइन, 2 डोनर एटम 1 इथिलीन डायमाइन, तो 3 इथिलीन डायमाइन के पास 6 डोनर एटम हो जाएगा। इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। यानी कि यहाँ 3 देखे लिख दिए 6। तो ध्यान देना है कि मोनोडेंटेड है तब तो कोई बात नहीं है, जितना लिगेंड है उसको गिन के लिख देंगे, जितना लिगेंड है गिन के लिख देंगे, ठीक है ना? जब पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, जब पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो उसका डेंटिसिटी हमको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड्स में उसके डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ईएन है, पॉलीडेंटेड है, इसका डेंटिसिटी कितना है? 2 है, 3 × 2 6 हो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को हम लोग लीगेंसी भी बोलते हैं। किसी बुक में लीगेंसी रहेगा, किसी बुक में ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखा रहता है, लीगेंसी बहुत कम बुक में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है ना?